संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। तो आज देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यूज हैं जिन पर हमें बात करनी है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले सूचना की पीसीएस के कोर्सेज आपके लॉन्च होने वाले हैं 30 मार्च से। तो आप सभी जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जिस भी स्टेट का इसमें से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला है हमारा टॉपिक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह। अभी तक हमने देखा कि नॉर्मल उपग्रह बनते थे, चमकदार होते थे, लेकिन ये पहला उपग्रह है जो लकड़ी का बनाया गया है। तो किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन पर चर्चा करेंगे। दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, किसे सम्मानित किया गया है इससे। तीसरा है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, कौन विजेता बना है इसका। चौथा है नीम शिखर सम्मेलन, कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है। और अंत में है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के बारे में, यानी कि कहाँ पर ये हो रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे क्या दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह से। ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा जैसे इमेज में आपको दिख रहा है, इस प्रकार से इसको विकसित किया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे क्या कि कौन इसे बना रहा है और चर्चा में क्यों है। एक्चुअली यहाँ पर दो कंपनियां, कौन कौन सी, नासा और जापान, जिसको हम कहते हैं जाक्सा, इनके द्वारा मिलकर के इसका विकास किया जा रहा है। पूरे नाम की यदि बात करें तो नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। तो इस एजेंसी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। नाम क्या है इसका, तो नाम इसका रखा गया है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट नाम का यह उपग्रह है जो लकड़ी का बनाया जा रहा है और दुनिया का पहला लकड़ी का यह उपग्रह है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो करंट अफेयर पढ़ना कैसे है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूज़पेपर में हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। न्यूज़पेपर में वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, हाई कोर्ट दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा लैंडमार्क डिसीजन लिया गया है कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ जहां पर आपको फर्स्ट वर्ड दिखाई दे जाए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो। ऑर्गेनाइजेशन, समिट्स, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं ये जो लकड़ी है यहाँ पर उपग्रह बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो लकड़ी है आपकी मैग्नोलिया लकड़ी, ठीक है। मैग्नोलिया लकड़ी का प्रयोग किया गया है यहाँ पर और ये इसी से एक छोटे से उपग्रह का निर्माण किया गया है। ये मैग्नोलिया जो लकड़ी है इसको भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो भारत में इसे हिमा चंपा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो फ्लावर आपको देखने को मिलेगा जस्ट लाइक अ ट्यूलिप टाइप का व्हाइट कलर का फ्लावर इसका निकलता है, ठीक है। तो उसी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसका विकास क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सुमितोमो वानिकी के साथ साझेदारी के साथ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा है, क्योटो विद्यालय कर रहा है और साथ ही साथ सुमितोमो वानिकी जो है इसको मिलकर के इसमें कार्य कर रहा है। अच्छा, रीजन क्या था ये लकड़ी का उपग्रह बनाने का। देखिए इसमें एक स्पेसिफिक आप कह सकते हो कि इसका इंपॉर्टेंस है कि जैसे ही ये पृथ्वी पर आएगा, वायुमंडल से पुनः पृथ्वी में प्रवेश करेगा, तो ये लकड़ी जल करके बारीक राख में बदल जाएगी और जिससे एक इंपॉर्टेंट चीज होगी कि अंतरिक्ष में जो कचरा है उसमें कमी आएगी, ठीक है। तो ये जो कार्य किया जा रहा है पूरा किसके तहत है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके कार्य किया जा रहा है। अंतरिक्ष में जो कचरा बढ़ रहा है उसको देख करके कार्य किया गया है, ठीक है, कि अंतरिक्ष के कचरे में भी कमी आएगी। रीजन क्या था, तो देखिए जब आप देखते हो कि बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो चमकदार सैटेलाइट बनाए जाते हैं, धातुओं से बनते हैं, हल्के टाइटेनियम और एल्युमिनियम का उसमें प्रयोग होता है। तो ये क्या करते हैं, जब अंतरिक्ष में पहुंचते हैं ना तो 10% लाइट नाइट की जो होती है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जिस वजह से प्रकाश प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा था। इसी को देखते हुए समझा गया और लकड़ी का उपग्रह जो है वो बनाया गया। और इससे दो काम होंगे, एक तो ये प्रकाश प्रदूषण कम होगा और दूसरा जो कचरा था अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा उसमें कमी आएगी, ठीक है। ये उपग्रह वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर वायुमंडलीय प्रदूषण और अंतरिक्ष के कचरे की मात्रा में भी वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये एक तो वापस जा सकते हैं, तो जैसे ही जाएंगे तो ये वापस से वृद्धि कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो मेन आप देखोगे कि यूज किया गया है, इसीलिए लकड़ी को यूज किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 को। तो यहाँ पर आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं दोनों लोगों को इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो है वो सम्मानित किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं, गुलजार और राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है। गुलजार जी के बारे में थोड़ा सा जान लें तो इनका पूरा नाम होता है संपूर्ण सिंह कालेरा और इनको एक नहीं बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2002 में इन्हें
उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2013 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही साथ वर्ष 2004 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं रामभद्राचार्य जी के बारे में। तो ये एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता भी हैं, शिक्षक भी हैं और लेखक भी हैं। इन्होंने 240 से ज्यादा जो पुस्तकें हैं, उन किताबें हैं, उनको लिखा है और चित्रकूट में तुलसी पीठ के ये संस्थापक हैं। वर्ष 2015 में इन्हें भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि गुलजार साहब को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। कब इसकी शुरुआत हुई, क्या इसमें प्रदान किया जाता है और किन किन भाषाओं में यह दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, यह किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण सहयोग और योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1961 से भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो 1961 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, तो अब मुझे ये बताओ कि हमारे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मेंशन किया गया है, नंबर बताइए मुझे। ठीक है, उसमें तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा जो है उसमें भी यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत कभी भी प्रदान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की। तो इसको जानेंगे कि कैसे भारत विजेता बना है। इसमें तो भारतीय बैडमिंटन टीम ने थाईलैंड को हराया है, कैसे 3-2 से हरा करके बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यह बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है। ठीक है, भारतीय पुरुष टीम ने वर्ष 2016 में और वर्ष 2020 में 2 कांस्य पदक जीते थे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2016 से किया जा रहा है और इस बार का जो आयोजन हुआ था वो मलेशिया के शाह आलम में किया गया था। यह बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का 5वां संस्करण था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नीम शिखर सम्मेलन। ठीक, नीम शिखर सम्मेलन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगेन यहाँ पर जो थीम रखी गई है वो किससे संबंधित है, आपके कृषि से संबंधित है, आपके जलवायु से संबंधित है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है और इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं, ICAR, ठीक है, झांसी के सहयोग से नई दिल्ली में 19 से 20 फरवरी 2024 को नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जो थीम रखी गई है वो है टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम। तो यहाँ पर नीम के पेड़ों को लगाने के लिए भी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, उसके फायदे बताए जा रहे हैं। नीम के अंदर क्वालिटी क्या होती है, वो अपने में ही क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, और साथ ही साथ प्यूरिफाई करता है हमारे ब्लड को। ठीक, तो नीम के बहुत सारे और पर्यावरण से संबंधित भी आप कह सकते हो बेनिफिट्स हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर नीम को प्रमोट किया जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से मानव कल्याण में नीम वृक्ष के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें कार्बन खेती के लिए भी नीम के पेड़ों के महत्व की बात बताई गई है। इस कार्यक्रम में नीम अनुसंधान और विकास से संबंधित विभिन्न तकनीकी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए लगभग 7 तकनीकी सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आगे बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के बारे में। तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो उद्घाटन इसका गुवाहाटी के सरूसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। इसका आयोजन होगा आपका 19 से 29 फरवरी तक। पहली बार इस प्रतियोगिता में आप देखोगे कि मेजबानी 7 पूर्वोत्तर जो भारतीय राज्य हैं वो कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो सातों मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा है, असम आ जाता है आपका, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड और त्रिपुरा, ये सब मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं, यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण होगा। ठीक है, इसमें 20 खेल टोटल आपके रहेंगे और 200 से अधिक यहाँ पर आप देखोगे भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं उनसे टोटल 4500 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और गेम्स कितने होने वाले हैं, तो 20 गेम्स इसमें शामिल किए गए हैं। इस प्रतियोगिता में व्यक्तिगत एथलीटों या टीमों द्वारा हासिल पदक उनकी संबंधित यूनिवर्सिटी की पदक तालिका में जोड़ दिए जाते हैं। अंत में सबसे अधिक स्वर्ण पदक हासिल करने वाली यूनिवर्सिटी को क्या है, विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये तो थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। लास्ट में देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, गुलजार जी को,
अमिताभ घोष को या फिर रामभद्राचार्य जी को? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करें। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक दो तीन, तीनों ही। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।